उनका 1/3 यानी कि 15 से के आसपास 15,000 से ऊपर जो बच्चे हैं वो वहाँ पे विकलांग हैं। और खुद 4 जिलों का जो सर्वे हुआ था, एक कमिश्नर ने 4 साल 5 साल पहले कराया था, तो उसमें 6,500 बच्चे जो है इस बीमारी से विकलांग मिले। और वो विकलांगता ऐसी है कि आप देख के दहल जाएंगे कि मतलब बच्चा किसी काम वो न उठ सकता है, न अपना हाथ चला सकता है, न अपने हाथ से भोजन कर सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है। वो एक माँ मुझसे मिली अभी महाराजगंज में, मैं उनके घर गया था। वो कह रहे कि पूरा दिन हमारा 24 घंटा सिर्फ इस बच्चे पर मुझे लगना रहता है, सुबह से लेकर रात तक। और मेरा और भी बच्चा है, उसको तो मैं देख ही नहीं पाती। और वो छोड़ भी नहीं सकते, अपने बच्चे हैं और सब। और उनके ऊपर कितना दवा का जितना खर्चा है कि उनको लगातार दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। वो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये महीने उनके खर्च होते हैं उनकी दवाओं पर। वो सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जबकि अगर इसका ठीक से मतलब इस विकलांगता का भी इलाज हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा बच्चे ठीक हो सकते हैं। उनकी कुछ करेक्टिव सर्जरी हो तो ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए था? बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है, प्रिवेंटिंग मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट। वो जब 2005 में जब बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी तो वहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी उसको स्थापित किया गया था। और उसमें 39 स्टाफ की जरूरत थी उस समय, उन लोगों ने लिख कर दिया था। वो बंद तो गया, लेकिन आप जानते हैं कि 39 में से सिर्फ 17 लोग को अपॉइंट किया, पूरा स्टाफ कट कर दिया जितने जरूरत की थी। वो जो 17 लोग थे उसमें 3 डॉक्टर थे और बाकी जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, इस तरह के लोग थे। वो तनख्वाह आज तक नहीं दे पाए, 5 साल हो गया। 3 डॉक्टर छोड़ के चले गए और जो बाकी 11 लोग काम कर रहे हैं, आपको हैरत होगी कि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। 28 महीना हो गया उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है, वो बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं वहाँ पे। और जबकि इस तरह के जितने हजारों विकलांग हैं उनके लिए सबसे अच्छा अगर ये काम करने वाला डिपार्टमेंट है तो यही है। वो लोग ठीक हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे, उनको कुछ मांगे इंजेक्शन भी लगते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, उनको तनख्वाह तक नहीं मिलती। आप खुद इंसेफ्लाइटिस वार्ड जो है वहाँ का 100 बेड का जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज भरते हैं, वहाँ करीब 300 लोग काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी। उनकी तनख्वाह पिछले 3 महीने से नहीं मिली। जब अगस्त में जब मौत हुई थी तब उस समय 6 महीने से नहीं मिली थी, और जब बच्चों की मौत हुई थी तभी 1 दिन बाद उनको दिया गया, और फिर 3 महीने से नहीं मिली है। और अभी 3 दिन पहले वो लोग गए मेमोरेंडम लेकर प्रिंसिपल के साथ, तो कहा कि कैसे आप लोग 50 लोग आ गए, 3 लोग सिर्फ अंदर आइए और बताइए कि क्या बात है। और उससे मैं 1 महीने से पूछ रहा हूँ, 1 महीने मैंने पूछा था उससे कि इनकी तनख्वाह क्यों नहीं मिली, तो कहा कि हमारा अकाउंट ऑफिसर छुट्टी पर है। फिर अभी परसों मैंने फोन से पूछा तो कहा कि मैं आ गए हैं, छुट्टी से आ गए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं मिली। तो ये पिछले 5 साल से कहानी। 40 करोड़ रुपए ही चाहिए मेडिकल कॉलेज को, सिर्फ 40 करोड़ रुपए, जिसमें आप देखिए कि वहाँ के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 2,500 से 3,000 इंसेफ्लाइटिस के मरीज हर साल भर्ती हो रहे हैं पिछले 10 साल से, 12 साल से। और एक इंसेफ्लाइटिस मरीज पर 3,000 रुपये का खर्चा आता है। कोई मरीज 15 दिन, कोई 20 दिन, अधिकतम 1 महीने तक भर्ती रहते हैं। उसमें से जिसको बच जाना रहता है बच गए, वो जिनकी डेथ हो गई, और उसमें से जो विकलांग हो गए चले गए। 3,000 रुपये खर्च है। कुल 5 से 7 करोड़ रुपया वहाँ पे जो स्टाफ है उनके तनख्वाह में खर्चा है। 6 से 7 करोड़ रुपये दवाइयों में खर्चा है। और कुछ उसको एक्सपेंशन की मांग कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पर जितने पेशेंट बच्चे आते हैं उसके हिसाब से वो वार्ड कम पड़ गया है, बेड कम पड़ गए हैं। वो सब मिला के हम लोगों ने जोड़ा था तो 3 साल पहले कि 40 करोड़ रुपये एक साथ अगर मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए तो वो लोग ठीक से सबका इलाज कर सकते हैं, और उसमें से काफ़ी लोगों की जान भी बच सकती है, क्योंकि सबको तनख्वाह मिलेगी, स्टाफ बढ़ाना होगा। लेकिन ये आज तक नहीं हो पाया। और हमेशा पता चलता है कि दवाइयाँ कम हो गई, तो कभी ऑक्सीजन वाला भी इसी चक्कर में हुआ। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ बजट अलग से नहीं है। ऑक्सीजन का बजट जो है वो दवाइयों के बजट में ही इंक्लूड है, और उसका भी बजट जो 1 मार्च खत्म होता है अप्रैल में, एक साथ नहीं देते, वो टुकड़ों टुकड़ों में देते हैं। वो कह रहे हैं ना कि वो प्रिंसिपल ने करप्शन किया, उसको 5 अगस्त को हमने भेज दिया था, वो झूठ बोल रहे हैं। वो उनको अप्रैल में ही पैसा दे देना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने अगस्त तक रोके रखा पैसा, लखनऊ से रोका रखा, उसको पैसा नहीं दिया। तो 6 महीना ये रोके, वो सब तो सब आजाद घूम रहे हैं। और जिन्होंने 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट कर दिया प्रिंसिपल ने और दूसरे लोगों ने, हमें नहीं कर रहे हैं, बहुत वो दूध के दूल्हे, वो भी करप्ट आदमी है और हर चीज में कमीशन लेते थे। लेकिन उनकी ये गलती थी कि उन्होंने 4 दिन लेट किया और उससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। लेकिन ये जो 6 महीना जिन्होंने लेट किया, जो मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक लेके और स्वास्थ्य महानिदेशक थे, वो सब लोग जांच करने वालों में शामिल थे। और आज दावे करते हैं कि साबित हो गया अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब वो विजयादशमी में पूजा पाठ कर रहे थे 5 दिन के लिए, वहाँ मंदिर गए थे, तो वहाँ उन्होंने पत्रकारों को बुलाया, उन्होंने कहा कि ये तो अब साबित हो गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई थी और ये 40 साल से लोग मर रहे हैं, तो आज ही क्यों हल्ला मचाया जा रहा है, ये उनका वचन था। और आज हल्ला मचाया जा रहा है, ये साजिश जैसी लगती है बात। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं, 40-50 करोड़ रुपए वो नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मैं तो 1984-85 से मैं इसको देख रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता था, बीए का स्टूडेंट था, तो मेरा भाई इस बीमारी से ग्रस्त हुआ था, तो मैं गया था मेडिकल कॉलेज। तो उस समय कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे गोरखपुर में। तो मैंने देखा कि अचानक एक दिन सब चादरें बदलने जाने लगी, चूना वूना का छिड़काव, तब एक वार्ड था वहाँ पे, तब भी उस समय पेशेंट अधिक हो जाते थे और जमीन पर लेटा दिया जाता था। एक बेड पे 2-2, 3-3 तो बच्चे लेटे ही रहते थे, नीचे लेटा दिया जाता। और तो चद्दर उधर बदल दिया गया, सब ठीक ठाक हो गया। तो हमको लगा कौन आया, तो बताया कि एमपी जी आ रहे हैं और हम लोग को बाहर कर दिया गया। वही दृश्य जो है वो आज बिहार, कोई मुख्यमंत्री आता है, चादरें बदल जाती है, कुछ चूने ऊने का छिड़काव हो जाता है, कुछ उनके जो परिजन है उनको हटा दिया जाता है, सब बढ़िया है। और सब जो लौट के आते हैं वो प्रेस से एक डायलॉग मारते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, हम लोग पैसे की कमी नहीं होने देंगे, बच्चों के लिए जितना होगा उतना देंगे। और हालत यह है कि वहाँ के लोग तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, जितना स्टाफ चाहिए उतने लोग अपॉइंट नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन का पैसा आप समय से नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर जितने सफाई कर्मचारी चाहिए उनको उन्होंने कहा कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आप लग के काम चलाइए, इससे ज़्यादा हम पैसा नहीं देंगे। ये नड्डा साहब का लेटर है, वो हमारे पास है, उस साफ उन्होंने लिखा था कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, आप इसी से काम चलाइए, लमसम में काम चलाइए, ये उनकी चिट्ठियाँ हैं। तो ये एक हालात हैं उनके, जो रोकथाम के जो इनकी बात करते हैं, जो बच्चों के विकलांगता वाला जो मामला है वो है ही। फिर देखिए जो चीन ने कैसे रोका इसको, बहुत सारे अध्ययन हैं। आजकल एक दूसरे तरह का राष्ट्रवाद है, अभी दीपावली आने वाली है, सब कहेंगे चीनी सामानों का बहिष्कार करो, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं करेगा कि उस टीके का भी बहिष्कार करो जिससे हमारे बच्चे बच रहे हैं। वो चीन का ही टीका अभी भी लग रहा है। 2006 से जो पूरे देश में जो बच्चों को इंसेफ्लाइटिस का टीका लगता है वो चीन का टीका है, और अगर वो न लगे तो ये 15,000 से 50,000 बच्चों की मौत हो। और उस टीके ने सिर्फ 20 रुपए का एक टीका होता है, उसने बचाया है बच्चों को और आज भी बचा रहा है। और इन लोगों ने 3 साल पहले टीका बना लिया, वो गोरखपुर का ही जो पेशेंट था जिसके ब्रेन टिश्यू से वो वायरस मिला था, और उसका पैसा सरकार ने वो जो प्राइवेट हैदराबाद का भारत बायोटेक है उसको दे दिया और उसने वो टीका बना लिया। वो टीका प्राइवेट में लगता है 700 रुपये में, जो लोग प्राइवेट में लगवाना चाहें जेई का टीका वो प्राइवेट में 700 लग रहा है, और चीन से खरीद के 20 रुपये में वो हमारे बच्चों का लग रहा है। तो ये तो इनका राष्ट्रवाद है। चीन से ये नहीं सीख सकते कि वहाँ से टीका लें और अपने यहाँ टीका बनाएं, अपने जो इनके कसौली के जो इंस्टीट्यूट थे टीके बनाने वाले उसको पैसा दें, उनको खुद वहाँ बनवाएं और हम अपने बच्चों को लगाएं। ये नहीं करेंगे, चीन से ये नहीं सीखना। जापान से आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं, लेकिन जापान ने इस बीमारी को 60 के दशक में ही रोक लिया। उन लोगों ने कैसे रोका, वो सीख कर आइए। आप हजारों करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन खर्च करने के बजाय अगर आपके 15,000 बच्चों की मौत के और 20,000 बच्चों की मौत हर साल रोकनी है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कि जितने आपके CSC PSC थे तो चीन ने भी ये किया। आपके जो अपने यहाँ सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य तंत्र का जो ढांचा है वो नीचे से शुरू होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाँव में, फिर 30,000 40,000 की आबादी के बीच एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर 1,20,000 आबादी के बीच एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, और टर्सरी हेल्थ केयर
मेडिकल कॉलेज को करते हैं या उसके ऊपर के हॉस्पिटल्स को करते हैं। तो उन्होंने सारे CSC PSC पर इस बीमारी का इलाज की व्यवस्था कर दी, वहाँ डॉक्टर तैनात कर दिए कि कोई मरीज हो तो वो 1 घंटे के अंदर पहुँच जाए। और इंसेफ्लाइटिस के मरीज का सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँचना वो जरूरी होता है, क्योंकि उस समय उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, और जितना हिले डुलेगा उसका मस्तिष्क उतना ही क्षतिग्रस्त होगा, और वो जितना अगर बच भी जाए तो उसके विकलांगता की संभावना उतनी ही अधिक होती जाएगी। तो इसके लिए जरूरी होता है कि नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज हो। ये उन्होंने किया। इसके अलावा हर गांव में वॉलंटियर्स तैनात कर दिए। लोगों ने वहां पर एक घर जाके लोगों को एजुकेट कर दिया कि कैसे मच्छरों से बचें, कैसे जो वहाँ के जो पिगरीज को मैनेजमेंट कैसे किया। अपने यहाँ तो खुले में है, करीब सब दलित लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं कि अपने पिगरीज को खुले में ना छोड़ें, एक बाड़ा बना के रखें, उनको भी टीका लगवा दें। ये सब करना था। ये आप गवर्नमेंट का वो पढ़िएगा जो इनके डॉक्यूमेंट है, उसमें सब लिखा हुआ है। जब भी एक मई जून में एक मुख्य सचिव की एक बैठक होती है, हर साल होती है, उसमें सब अफसर आते हैं, उस माइलस्टोन करते हैं उसको कि हर विभाग का एक माइलस्टोन है, और इसमें करीब 12 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उस माइलस्टोन पर सब डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमने सारे पिगरीज को मैनेजमेंट कर दिया है। वो कहेगा कि हमने उनको टीका भी लगवा दिया, पशुपालकों को ट्रेनिंग दे दिया। वो आएगा जल निगम वाला तो कहेगा कि हमने इतने हैंडपम्प थे सब करा दिया। उसमें सब ठीक लगता है, उसको पढ़िए तो, लेकिन जब उसी को उठा के पेपर गांव में जाइए तो वहाँ कुछ नहीं दिखता है। तो इस तरह से जापान और चीन ने उसको कर लिया, अपने हेल्थ वर्कर गांव में दे दिए। उन्होंने इनको एजुकेट कर दिया और सबको पता हो गया कि हमको मच्छरों से ऐसे बचना चाहिए, अपने पिगरीज का ऐसे मैनेजमेंट करना चाहिए। और आप उनको अगर किसी को भी तेज बुखार हो, अगर बच्चा हो खासतौर पर, तो तुरंत वो PSC बजाए। इसकी नकल करके अभी हमारे यहाँ CSC PSC को इन्होंने इसी तरह से घोषित कर दिया है कि इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट जो है ये के योग्य हो गए हैं। लेकिन हमारे जो PSC CSC हैं वो उनकी हालत ये है कि वहाँ 2 बेड लगा देते हैं और बाहर एक लिख देते हैं कि ETC यानी कि इंसेफ्लाइटिस ट्रेनिंग सेंटर, और 2 बेड लगा देंगे और कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ सक्षम है, जिसको योगी बोल रहे हैं कि हमने सारे PSC CSC को इक्विप कर दिया है कि अब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज न भी जाए तो वहाँ इलाज हो जाएगा। वो अभी हम लोग कई हॉस्पिटल देख के आए, एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ पूरे जनवरी से लेके सितंबर तक। वो केवल नाम से है और दिखावा है। तो सारे मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं पेशेंट, और वो 3 दिन 7 दिन 10 दिन बाद आते हैं, इसलिए उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब रही होती है, इसलिए उनको बचाना तो मुश्किल होता है। और दूसरा ये CSC PSC का आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक वो निकाला था कि सब में जो है 773 CSC हैं यूपी में, 100 और 110 से ज़्यादा किसी CSC में डॉक्टर ही नहीं है। मतलब एक CSC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करते हैं वहाँ पे सर्जन होना चाहिए, बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, एक फिजिशियन होना चाहिए, एक रेडियोग्राफर होना चाहिए और एक गायकोलॉजिस्ट होने चाहिए। 5 डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन 773 में पता चला कि बाल रोग विशेषज्ञ कितना है 143, गायकोलॉजिस्ट कितना है 107, फिजिशियन कितने हैं 110, यानी कि 550 CSC हैं जो वहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है, तो आप इलाज किस बात का करेंगे। अभी योगी जहाँ उनका मंदिर है वहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो है कैंपियरगंज है, करीब 30 किलोमीटर दूर, और उस कैंपियरगंज के अंदर जो है वो 4 PSC आते हैं, जिसमें से 3 PSC में कोई डॉक्टर ही नहीं। तो वहाँ जो फार्मासिस्ट हैं, लेडी हैं, वही दवा देती हैं। तो वो कुछ खांसी बुखार और थोड़े फुंसी की दवा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं। तो ये इनके घर के बगल के हॉस्पिटल का ये हाल है। तो ये पूरा एक परिदृश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं का, और इसका मोटा क्या है कि हमारा जो स्वास्थ्य बजट है वो इतना कम है, 1.2% GDP का खर्च करते हैं। बहुत दिनों से WHO रिकमेंड कर रहा है कि 6% खर्च करना चाहिए, और इसको अगर पर हेड में बांटिए तो यूपी में वो 935 रुपया एक व्यक्ति पर 1 साल का आता है। तो 935 रुपया में तो आप नहीं चला पाएंगे। कम से कम जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि कम से कम 3000 रुपया एक आदमी पर आपको खर्च करना चाहिए। और अभी तो BRD मेडिकल कॉलेज का भी लोगों ने हिसाब लगा के दे दिया कि 950 बेड का हॉस्पिटल है आपका, 950 बेड है और 5 करोड़ रुपया आप मेडिसिन में खर्च करते हैं, तो बांट दीजिए कितना हुआ। तो 150 रुपया भी नहीं होना है, एक बेड पर 150 रुपया दवा पर खर्च कर रहे हैं, तो 150 में क्या मिलेगा जो उस बेड पर पेशेंट भर्ती होगा। मिजोरम जो है वो छोटा सा राज्य है, 3000 रुपये के आसपास खर्च कर रहा है अपने लोगों के स्वास्थ्य पर।
तो अभी जो इनकी नई जो स्वास्थ्य नीति आई है उसमें इन्होंने कहा है कि हम अगले 10 साल में 2.5% इसको करेंगे। लेकिन इनका जो 1.2% का जो ये स्वास्थ्य का बजट है उसमें भी आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का खर्चा ज़्यादा है। गवर्नमेंट का जो का खर्च है वो 30-35% से ज़्यादा नहीं है। और वो भी किस में सबसे ज़्यादा जाता है, 70% जो है वो सैलरी में जाता है, 5 से 7% उसके मेंटेनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में जाता है, और फिर और जो मेडिसिन में है कुछ पैसे जाते हैं। यानी कि और जो इस तरह की बीमारियों का मुकाबला करने के लिए आपको जो एक स्वास्थ्य ढांचा चाहिए उसके लिए तो आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सवाल जल्दी नहीं उठाते हैं लोग, और ये वहाँ पे ये सवाल खड़ा कर देते हैं कि वहाँ पर 1-2 डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर क्यों नहीं है? अब तो दिक्कत ये है कि जितने पेशेंट मर रहे हैं उनसे बात करिए तो ज़्यादातर वो लोग वहाँ की मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को दोषी ठहराते हैं। और डॉक्टरों का वहाँ हालत ये है कि 18 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है, जबकि किसी भी हालत में खासकर जो 12 घंटे से उनकी ड्यूटी के ऊपर की इजाज़त नहीं है। 12 घंटे से ज़्यादा नहीं करना, उसका ट्रामा में रहेगा। लेकिन कोई 16 घंटा, कोई 17 घंटा, कोई 18 घंटा ड्यूटी कर रहा है, और इसलिए कि डॉक्टर नहीं। अभी आप विश्वास करेंगे कि 18 डॉक्टर अभी ये जो अगस्त में बच्चे मरे उसके बाद भेजे गए हैं वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर, और वो भी दूसरे हॉस्पिटल से। इनके जो जिस की मैं बाद में बात करूँगा कि इंसेफ्लाइटिस के साथ साथ हम लोग को जो, इसी के साथ मैं बात खत्म करूँगा, कुछ सवाल आएंगे तो उसमें बात आ जाएगी कि जो न्यूनेटल डेथ है उस पर भी बात की जानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। और ये हम लोग 1 साल से इसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अब तक इंसेफ्लाइटिस को उठा रहे थे। इंसेफ्लाइटिस का तो मैंने पूरा बताया कि आप ये देखिए कि वहाँ पे हर सबसे ज़्यादा जो है न्यूनेटल, जिसको कहते हैं कि 28 जन्म से 28 दिन के बीच के बच्चे, और वो जो मौत है मैं आपको बताऊं कि 356, 644, 870 और 2017 में अभी तक 1098 बच्चे, ये जो 1 दिन से 28 दिन के बीच के थे, वो मर गए। वो इसलिए मर गए कि वो पूरे, जैसे आप, और ये जो ऑक्सीजन के बाद जो और इंसिडेंट्स फर्रुखाबाद और कुछ भोपाल में, मध्य प्रदेश में और कुछ और अस्पतालों में जो सुनने की बात आई थी, वो यही बच्चे थे। इसकी हालत तो पूरे देश में खराब है। वो क्या है कि इसको एनआईसीयू कहते हैं, न्यूनेटल डेथ कहते हैं, कि उनको एक स्पेशल एनआईसीयू बनता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें होता है कि उसमें वार्मर रखने पड़ते हैं, वेंटिलेटर रखने पड़ते हैं, और 24 मतलब घंटे केयर की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं हमारे यहाँ, वो सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ों से मरते हैं। एक तो संक्रमण होता है उनको, दूसरा होता है कि वो बहुत कम वजन के होते हैं, तीसरा होता है कि उनको जन्म के समय ही सांस खुद से नहीं ले पाते हैं, जिसको वहाँ आमतौर पर हमारे लोग जो कहते हैं कि रोया नहीं बच्चा, तो वो रो इसीलिए नहीं पाता कि सांस नहीं ले पाता, उसको रिस्टोर करना पड़ता है तुरंत। तो जहाँ बच्चे की डिलीवरी होती है, अभी आप देखेंगे कि एनएचएस का जो आप रिकॉर्ड देखिए तो कह रहे हैं कि 90, 70%, 80%, 90% जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। वो बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का क्या हुआ कि वहाँ ये नर्स है, मिडवाइफ है, या कोई डॉक्टर की उपस्थिति में, महिला डॉक्टर की उपस्थिति में हुआ। लेकिन वहाँ एक बाल रोग विशेषज्ञ जरूरी होता है। वो अगर नहीं है, जैसे बच्चा पैदा हुआ और सांस नहीं ले पा रहा, तो अगर वो एक इक्विपमेंट आता है 3000 रुपये का आता है, उससे उसको रिस्टोर कर सकता है, उसको सांस वापस आ सकती है, खुद सांस लेने लगता है। लेकिन क्या होता है कि ये न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे व्यवस्था है, न सीएचसी पे व्यवस्था है, और गोरखपुर में तो सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे। अब पता चलता है कि वो 100 किलोमीटर दूर से वो बच्चा जो है वो 3 दिन से पैदा होने के बाद सांस नहीं ले पा रहा है, 3 दिन बाद मेडिकल कॉलेज लेकर आप आ रहे हैं, और उनको वहाँ पर रखा जाता है वेंटिलेटर पर, वार्मर पर, और उसमें से आधे लोग, 50% बच्चों की मौत हो जाती है। मैंने बताया ना कि 1098 करीब इसमें से 500 बच्चे मर चुके हैं अब तक। और ये पूरे देश में जो आंकड़ा है वो 43 का है, न्यूनेटल डेथ का, और यूपी में 68 हो गया है। वो 1000 लाइफ बर्थ पे वो 68 है। और अभी गए थे मुख्यमंत्री जी हमारे केरल, आप लोग को जानकर होगा कि सिर्फ एक राज्य है केरल जहां पर ये 6 है। 1000 लाइफ बर्थ पर 6 बच्चे ही मरते हैं वहां पर केरल में, और कोई ऐसा राज्य नहीं है देश में
जबकि भारत की जो स्थिति है वो अपने ब्राजील से और बांग्लादेश से भी इसी स्थिति में खराब है। आप यूपी में सबसे खराब है, ये 68 बच्चे मर जाते हैं। और आप केरल में जा रहे हैं दूसरी बातों को लेकर, वहाँ से उन्होंने ठीक सवाल किया था कि आप सीख कराइए वहाँ से कि वहाँ के उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया। तो ये न्यू नेटल डेथ का मामला भी हम लोग को उठाना चाहिए। जो वहाँ भी जो फर्रुखाबाद में उसमें गड़बड़ी नहीं थी, उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। वहाँ ये हुआ था कि यही बच्चे थे जो सांस नहीं ले पाते थे, जिनकी डेथ हुई थी। उसको पेरिनेटल स्फीरिया कहते हैं, वो उसके केस थे। बच्चों की मौत तो हुई थी, लेकिन उसको एसडीएम साहब थे, वो मेडिकल की पढ़ाई नहीं किए थे, तो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी उसको करार दे दिया। इसी को ये शब्द लिख दिया होते तो वो केस एकदम सही था। तो ये बच्चों की ये वाली मौत भी हम लोग को उठानी होगी। और पूरे देश में आप देखेंगे कि अगर हिसाब लगा लीजिए कि एक मेडिकल कॉलेज में हर महीने जो है 350, 600, 800, 400 बच्चे मर रहे हैं। हम लोग का जो आंकड़ा आता है वो एनआईसीयू और पीआईसीयू का, जो मेडिकल कॉलेज का, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनआईसीयू में ही मौत होती है। रोज एवरेज 800 मौत होती है। और 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, 8 दिन का बच्चा, जिसके नाम भी नहीं होते, जिनके नाम भी नहीं रखे हुए होते, और वहाँ 2 घंटा आप रह जाइए तो वो दृश्य, मतलब बच्चे को गोद में उठाए हुए हैं और वापस लौट रहे हैं रोते हुए, ये मतलब आमतौर पर वो देखा नहीं जाता है। तो मुझे यही सब बात रखनी थी कि ये बच्चों की जो मौत है वो दिमागी बुखार से तो है ही, ये न्यूनेटल डेथ भी है, और ये सब मौत को आसानी से रोका जा सकता है। तो हम कहते हैं कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हत्याएं हैं, तो इसमें ये ठीक कहते हैं कि इसमें से आधे, हम नहीं कह रहे हैं कि सभी बच्चों की मौतों को हम रोक सकते हैं, लेकिन इनमें से आधे बच्चों की मौत को तो रोका ही जा सकता है अगर आप ये सब चीज़ें जैसे चीन और जापान ने किया, और आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इंसेफ्लाइटिस तो इतना जटिल है, मच्छर है, ये है, वो है, कैसे करें। लेकिन हम कहते हैं कि ये जितना कठिन है उतना ही आसान है। आसान कैसे है कि 60 जिले ही हैं पूरे देश में, और केवल हम यूपी की बात करें तो 20 जिले हैं। 20 जिलों में भी जितना केस आता है उसका 80% गोरखपुर और आसपास के 6 जिलों से आता है, और उसको भी और थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाइए तो वो 5-7 ब्लॉक निकल आएंगे। क्या इस देश की सरकार जो अपने कहती है कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जो अयोध्या में अभी राम जी के आगमन पर हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करने जा रही है, वो 7-8 ब्लॉकों में लोगों को पीने का पानी और शौचालय और नहीं उपलब्ध करा सकती। अगर ये करा दे तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो 500 बच्चे हैं, आप देखेंगे कि अगले ही साल वो 100 की संख्या हो जाएगी। आप इम्यूनाइजेशन को 100% करा देंगे तो ये इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस के केस 1-2 हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कर सकते, इस पर नहीं करते। इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें से कोई अमीर आदमी का बच्चा नहीं है, अब सब मजदूर के बच्चे हैं। अपने जितने हमने देखा सबकी एक तरह की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, सब मजदूर हैं। अभी तो एक गोरखपुर के गांव का एक मजदूर था जो गुजरात में काम कर रहा था, उसकी पत्नी की जापानी इंसेफ्लाइटिस से डेथ हुई, वो तो पहुंच ही नहीं पाया। जो पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश थी, सिर्फ 2 घंटे बाद मर गई, और उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, वो गुजरात से उधार लेके आए। सबकी यही कहानी है। तो नैतिक तिवारी से मैं गया था गोपालगंज तो कुचाय कोर्ट मिलने के लिए, वो उसका 60,000 रुपया खर्चा हो गया। गुजरात के गारमेंट फैक्ट्री में काम करता है और बच्चा 6 साल का था। और वो लोग इतना डरे हुए, इतना खौफ बनाया है ऑक्सीजन के वाले घटना के बाद से कि वो लोग हम लोग को कहे कि नहीं आप बात न करिए हमसे, हम लोग को बच्चा तो खो दिया है, अब और कुछ मामले में न फंस जाए, इतना खौफ बना के रखा है। अब हालत ये हो गई है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोई सूचना नहीं मिल रही। अभी मेरे पास तो वहाँ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का अभी आधा घंटा पहले एक वो आया, वो पढ़ देता हूँ। वो 1 लाइन की सूचना है, अभी जस्ट मैं अभी शुरू करने जा रहा था तभी उनका आया, जिसमें उन्होंने लिखा है, यही 1 लाइन की सूचना आती है। उसमें उन्होंने कहाँ चला गया, ठीक है मिल जाएगा। उसमें 1 लाइन की सूचना आती है कि आज इंसेफ्लाइटिस के 130 मरीज भर्ती हैं, 20 नए मरीज भर्ती हुए और तमाम प्रयासों के बावजूद 2 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये 1 लाइन की सूचना आती है।
पहले क्या था कि हम लोग फ़ोन करते थे और पूरा मिल जाता था, उनके नाम मिलते थे, एज मिलते थे, उनके पूरे पते मिलते थे, कितने एडमिशन हुए, एनआईसीयू में कितने एडमिशन हुए, पीआईसीयू में कितने एडमिशन हुए। और अभी ये जो मुख्यमंत्री हैं जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है इंसेफ्लाइटिस के लिए, उनके राज में ये हो गया कि उन्होंने बुला के मीटिंग किया। एक ऑफिसर ने ही बताया हमको, कहा कि ये क्या रोज़ रोज़ अखबारों में छप रहा है कि 25 मर गए, 30 मर गए, ये बंद कराइए इसको। और उसके बाद कमिश्नर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब प्रिंसिपल साहब आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, कोई प्रेस वाला फ़ोन करेगा आप बताएंगे नहीं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का एक बंदा आपको फ़ोन करेगा, वो आपसे जानकारी लेगा और प्रेस रिलीज जारी करेगा। तो वो प्रेस रिलीज जारी करने लगे तो और अच्छा हो गया कि पूरा आने लगा। लेकिन 4 दिन बाद और बढ़िया हो गया, सब लोग छापने लगे कि यार इन्होंने बताया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद उसको बंद करा के सिर्फ इंसेफ्लाइटिस की रिपोर्टिंग हो रही है। एनआईसीयू में कितने एडमिशन हुए, पीआईसीयू में कितने एडमिशन हुए और डेथ हुए, ये नहीं बताएगा। और वहाँ के कर्मचारियों को बैठक, मोबाइल आप फोन कर किसी भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और कर्मचारी को फोन करके देख लीजिए, उठाएगा। उनसे कहा गया कि जेल भेज दिया जाएगा, सबका मोबाइल सर्विलांस पे है। अब ये हालत है। एक नर्स ने तो हमारे सामने से इसे रजिस्टर उठा लिया, सिर्फ एक नंबर जानना चाहता था, जो वही गोपालगंज का लड़का था, तो उसके पिता का नंबर क्या है, क्योंकि मुझे जाना पड़ता 150 किलोमीटर। तो उसने कहा आप कौन है, जो ही मैंने कहा पत्रकार है, रजिस्टर बंद करके अलमारी बंद कर दिया, कहा सर्विलांस पे हम लोग हैं। ये हालात वहाँ बना दिए गए हैं। खौफ में कि जिसके घर बच्चों की मौत हुई वो भी बोलने से डर रहा है, कह रहा है बच्चा गवा भी आप किसी और चेंजर पे हो सकते। तो ये पूरे हालात हैं और इसमें किसी तरह से वो रिपोर्टिंग हो पा रही है और जो तथ्य हम लोग के पास आज पा रहे हैं उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनल मीडिया में तो वो 2-4 दिन का मेला था वहाँ पे और खूब वहाँ जमावड़ा रहा है, मतलब अपने न लिख पाए लोग 100 लोग पड़े हुए हैं और सब लोग एक ही, जिस दिन गवर्नमेंट ने बयान जारी कर दिया कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, उसके बाद हमसे लोग पास कर रहे हैं जो लोग कि आप कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। उन्होंने तो कह दिया कि रोज जब 15-16 मौत होती है तो उस दिन भी 34 मौत हुई, तो कैसे आप दावा कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। अब उनको समझाते रहिए। खुद डॉक्टर कफील खान ने प्रिंसिपल को लेटर लिखा था, वो अभी मुझे 4 दिन पहले वो लेटर मिला है, उस समय मिला होता तो बहुत बड़ी बात होती, बड़ी स्टोरी थी। उसने लिखा है कि मुझे 24 घंटे के लिए 350 जंबो सिलेंडर चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पाइपलाइन से जो ऑक्सीजन ठप हो जाती है तो मुझे 350 24 घंटे में चाहिए, नहीं तो बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती। और उस समय इनके पास कितना था स्टॉक में, 54 सिलेंडर। अगले दिन दोपहर में 11 बजे 54 और सिलेंडर मिले और शाम तक ये लोग 100 सिलेंडर का इंतजाम नहीं कर पाए थे। आप सोचिए कि 7:20 पर 10 तारीख की रात को सेंट्रल पाइप ऑक्सीजन से सप्लाई ठप हो जाती है और 300 बच्चे एडमिट हैं, ट्रामा सेंटर है वहाँ पे, एडल्ट हैं, इंसेफ्लाइटिस के एडल्ट मरीज भी भर्ती होते हैं, और अगले शाम तक आप 100 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं इंतजाम कर पाए, तो डॉक्यूमेंट में। और आप कह रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन से नहीं मिला, 350 की जगह 100 थे आपके पास, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में मिले। वो गया, वो कपिल वो एसएसबी के कैंप से मांग के ले आया, उनका ट्रक लेके आया, उन्होंने 11 जवान दिए, वही ट्रक, इनके पास ट्रक तक नहीं थे। प्रिंसिपल छुट्टी पर, जो ऑक्सीजन का जो प्रभारी है वो छुट्टी पर, सब छुट्टी पर थे उस दिन 10 तारीख को। ऑपरेटर्स ने सुबह ही लिख के दे दिया था कि शाम को खत्म हो जाएगा, आप लोग इंतजाम कर लीजिए। अगले दिन तक नहीं कर पाए, रात में सारी मौतें हुई। जो ये लोग अखबारों में लिखे ना कि 48 घंटे में 34 मौत, वो 48 घंटे में देखने की जरूरत नहीं है। आप 7:20 से लेके और अगले दिन तक देखिए, उसी दौरान सारी बच्चों की मौत हुई। हम लोगों ने तो उसको छापा है, टाइम, उनके नाम और उनके टाइमिंग छापी है। और उसी बगल में जो एडल्ट वार्ड थे वहाँ पे 18 लोग मर गए एडल्ट, उनकी बात तो किया ही नहीं। ट्रामा सेंटर में भी लोग मरे होंगे, उसकी कोई जानकारी हम लोग पास नहीं है, क्योंकि अब बहुत कोशिश के बावजूद हम ये नहीं जान पाए कि 10 और 11 तारीख को पूरे मेडिकल कॉलेज में कितने लोग एडमिट थे। 950 बेड का हॉस्पिटल है, 6 लाख लोग वहाँ पे हर साल एडमिट होते हैं, दिखाने आते हैं ओपीडी में, और 60 से 70 हज़ार लोग वहाँ पे रोज 250 से 300 लोग एडमिट होते हैं। और ये जो अपना स्वास्थ्य मंत्री है, इतना झूठ बोल के वहाँ से चला आया कि इसने पूरे मेडिकल कॉलेज में 1 साल में जो मौतें हुई उसको तुलना कर दिया बच्चों की मौत से 2017 की तुलना से, झूठ बोल के निकल आया और कहा कि पिछले साल से कम हुआ है। हमारे साल जो इस साल है, हमारा एवरेज है 6.5 बच्चों की डेथ।
इतना शर्मनाक है कि कह रहा है कि हमारे समय में 6.5 बच्चों की औसत डेथ है, पहले 12 थी 14 थी। तो इस तरह से पूरे मामले को ये लोग बचा गए और 8-9 लोग जो वहाँ के स्टाफ हैं वो लोग जेल में हैं, अभी तक किसी की जमानत नहीं। वो थोड़ा थोड़ा उनको भी वो दोषी हैं, लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार लोग थे वो बच गए और आराम से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कोई मौत नहीं हुई एक्सीडेंट की कमी से। और इन मौतों पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये कब रुकेगी। यही योगी आदित्यनाथ हैं, पिछले साल उन्होंने लोकसभा में कहा था कि 1 लाख बच्चे मर गए, तो जब दूसरों की सरकार थी तब 1 लाख बोल रहे थे, 1 लाख का कोई सरकारी आंकड़ा भी नहीं है, तब तो आप ठीक थे। और आज जब वही लोग बोल रहे हैं, वही पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं, तब पत्रकारों कहते थे कि गोरखपुर के पत्रकार बहुत संवेदनशील हैं, ये इन्होंने इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को इतना जिलाया रखा है, और वही जाके बोल के आया कि ये फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं सब और कर रहे हैं कि इतने बच्चों की मौत हुई, जाके सही रिपोर्टिंग करिए, तथ्यों की रिपोर्टिंग करिए। और सब हंस रहे थे वहाँ पे, उनसे भक्त है, पैर छूते हैं, क्या करें। धन्यवाद।